नमस्कार आप सभी को। अपवाह तंत्र की क्लास में आप सबका स्वागत है। फटाफट आ जाइए, कल वाली चीजें सब रिकॉल कर लो फटाफट। और आज तीनों तंत्र कौन कौन से? अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो कल वाली क्लास दिमाग में है? बात अभी करेंगे स्टार्टिंग में और फिर क्लास के लास्ट में, है ना। कोई सवाल हो तो जरूर पूछना आप। बाकी स्टार्ट करें क्लास को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन अपवाह तंत्र में। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियों को आ जाइए, स्टार्ट कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां, लेकिन इन नदियों में याद अपन को सब करना है। बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां, समझ गए ना आप? इसका मतलब इधर गिरेगी, उनको करना है अपन को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? चंबल की। चंबल। अब इसकी सहायक नदियां भी याद होनी चाहिए। कहां से कौन सी नदी करेंगे, सवाल कैसे बनता है ये भी देखना आप धीरे धीरे। तो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी, और वैसे भी पानी की दृष्टि से अगर अपन देखें, सतही जल के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है ये। पानी मिलता ही रहता है। तो वैसे आप चलो उद्गम पर बात करेंगे, कहाँ से बहकर आती है, कितने जिलों में बहती है, कहाँ जाके इसका संगम होता है, इस पर क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर इसके साथ साथ अपन चलेंगे किस पे, कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तैयार हो सभी? तो चंबल नदी का उद्गम अभी अपन मैप में नहीं चलेंगे, मैप में फिर से ड्रॉ करेंगे, बार बार करेंगे तो चीजें याद होगी, है ना। तो उद्गम आप देखो, उद्गम उद्गम कहां से होता है? तो आप एक वर्ड याद करो, वाचू पॉइंट। लो, एक तो ये होना चाहिए वाचू पॉइंट। और कहां पे? तो जनापाव पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी की भी आप चोटी याद करोगे, शिगार चोटी। ठीक है, शिगार चोटी। शिगार चोटी याद करना, ये शिगार सवाल आया हुआ। कितनी ऊंची है? 616 मीटर ऊंची है। लेकिन ये कहाँ है? तो इंदौर के महू नाम सुना है? किस लिए जानते हो महू को? किससे संबंधित है महू? और कौन सा पर्वत आ जाएगा ये? तो विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत माला है ना, इस पर आप इतना तो अपन को उद्गम याद करना है कि ये वाचू पॉइंट, जनापाव की पहाड़ियां, शिगार चोटी, मानपुर, महू, विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है। पक्का? एमपी, मध्य प्रदेश, ये उद्गम। अच्छा, ऐसे खेल खेल में याद करना कि चंबल नदी, ओहो चंबल के बारे में बहुत सुना है हमने तो। और चंबल के बारे में आज हमें पता चला कि उद्गम क्या है। ये ऐसे क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला है, उसमें एक एमपी का, एमपी की बात कर रही हूँ। और एमपी में एक जिला आता है, क्या नाम है? इंदौर। इंदौर के अंदर जगह है महू, वहां है जनापाव की पहाड़ियां, उसमें है शिगार चोटी, उसमें भी है वाचू पॉइंट, यहां से निकलती है। चलिए एक बार फिर मेरे साथ साथ आराम से बताओ। आज आप यहाँ जो भी पढ़ते हो, घर में बैठ कर के, छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसे डांटना नहीं है किसी भी काम में। मैं बताऊं तुम्हें, एक नदी है चंबल,
और बड़े हैं तो आप उनका काम करते वक्त ये बार बार, सासू माँ आपको पता है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? अब सासू माँ सुने चाहे नहीं सुने, आपको उनके कान में ये माला फिरौनी है। कैसे कि सासू माँ देखो, चंबल है ना एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और विंध्याचल पर्वतमाला है वहां पे क्या जिला है? इंदौर। इंदौर में है महू, अंबेडकर नगर बोलते ना। और उसमें भी देखो पहाड़ियां कौन सी है? जना पाव की, सभी जना जानते हैं जना पाव को। और वहां पे भी शिगार चोटी है, वाचू पॉइंट है, वहां से निकलती है। अब इतना आप बोल दो, भले सासू माँ आपको फिर घर से बाहर निकाल दे कि निकल, मुझे नहीं सुनना, आपका काम तो बन गया ना। थोड़ी देर में घूम फिर के फिर आना कि आपको पता है ये 3 राज्यों में बहती है मम्मी, राजस्थान में, एमपी में और यूपी में। ठीक है, ये 3 राज्यों की नदी है जो अपन को करनी है। इतनी चीज आप बोल दोगे, चलो सासू माँ आपसे परेशान हो जाए तो अपने घर के मवेशी काम करते हुए लहसुन छोलो तो ही बोलो, प्याज काटो तो ही बोलो, बोलते ही रहो। देखो लसन जी, चंबल नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत, इंदौर, महू, जनापाव की पहाड़ियां, शिगार चोटी और वाचू पॉइंट निकल रही है। जी हाँ, इंदौर से चल के ये नदी कहाँ जाएगी? इंदौर से चलकर ये नदी आएगी धार। इंदौर टू धार, धार जिला है वहां पे, और धार के बाद में आएगी उज्जैन। आपने नाम सुना है उज्जैन, महाकाल की नगरी, ये नाम याद कर लो। राजस्थान के जिले तो याद ही है, कुछ एमपी के भी कर लो। फिर कहाँ आएगी? तो उज्जैन के बाद ये रतलाम। कभी कभी सवाल यहाँ से भी आ जाता है, झाबुआ को टच नहीं करेगी रतलाम? ये रतलाम अपने इधर दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का ये जिला है। फिर झाबुआ टच करता है बिल्कुल यूं साउथ में अपने। फिर देखो रतलाम से फिर ये चलेगी मंदसौर, मंदसौर से चलेगी नीमच, ऐसे याद करना। अब मंदसौर नीमच तो अपने बगल में है, अपनों ने सुना है, चित्तौड़ के आसपास ही नाम आ जाता है। तो चलो फिर से चलो, सासू माँ को फिर करते हैं परेशान। मम्मी, चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला, फिर उसमें एमपी, फिर इंदौर, महू, जनापाव की पहाड़ियां, शिगार चोटी और वाचू पॉइंट, वहां से ये नदी निकलती है। एमपी, यूपी, राजस्थान की सम्मिलित नदी है। इंदौर से चलेगी धार, इसकी धारा इंदौर से उज्जैन की तरफ आएगी। रतलाम, मंदसौर, नीमच हमको याद ही है पहले से ही, हमारे अगल बगल के जिले हैं ये दक्षिणी राजस्थान में। इंदौर, धार, उज्जैन, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, ये इसकी सहायक नदी आती है। चंबल की शिप्रा, शिप्रा, रेतम, सिवान, ये एमपी में इसकी सहायक नदियां हैं। तो शिप्रा नदी बहती है इस महाकालेश्वर की नगरी में। ठीक है, इंदौर से धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच में ये नदी बहते हुए फिर क्या करेगी? राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान में चित्तौड़ के 84 गढ़ से राज्य में प्रवेश करेगी। 84 गढ़ से राजस्थान में क्या होगा? प्रवेश होगा। इतनी जानकारी आप सबको बताओ, सबको, अगल बगल पड़ोसी, पढ़ाई में दीवाना होना पड़ता, हो जाओ। कोई भी आए नमस्कार करते हुए, आपको पता चंबल की बात छेड़ दो। अब वो किसी भी काम से आए हुए, पहले आपका काम निकालो कि चंबल के बारे में आपको पता है, क्या पता है। फिर से मैं इतनी बार क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको बार बार चीजें याद नहीं करनी पड़े, यही हो जाए क्लास में। और एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कह दे कि हमने इनको बहुत बार सुना है, तो यही आंसर है। ठीक है, चलो। तो विंध्याचल पर्वत, फिर आप आए इंदौर, महू, जनापाव की पहाड़ियां, शिगार चोटी, वाचू पॉइंट, इंदौर से धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर चित्तौड़ के 84 गढ़ से ये राज्य में प्रवेश करती है, करती है, करती है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। तो देखो, इसको अपन ऐसे कर देते हैं, ये अपना ऐसे विंध्याचल पर्वत रेंज है, यहां से ये निकलती है तो एमपी में इंदौर, इंदौर से चली आगे तो धार,
धार से चली आगे उज्जैन, उज्जैन से चली आगे रतलाम, रतलाम से चली मंदसौर, नीमच, और ये 84 गढ़ से क्या कर लेगी, प्रवेश कर जाएगी। 84 गढ़ से ये प्रवेश कर जाती है नदी, कहाँ, चित्तौड़ में। अब चित्तौड़ के 84 गढ़ से ये जब प्रवेश करती है तो 1 नंबर तो यहां आ जाएगा जिले का, ये रही 1 नंबर पे कौन है अपना, 84 गढ़ चित्तौड़। चित्तौड़ से ये जाएगी कहाँ, कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो देखो अपन बनाते हैं इनको, 6 जिलों में जा रही है। चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर। इतनी चीज तो गीत में ही बोलनी है, फिर बनाऊंगी मैं वापस से अपने चार्ट तो, लेकिन इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा, आप और अच्छे से देखते रहो। अरे बड़ा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा इसके साथ। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही करो। तो कहाँ गई, चित्तौड़ से कोट, गीत गाओ सब लोग बैठे हुए हो। चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर अंडरस्टूड है कि सवाई माधोपुर ही है ना। बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से अब कहाँ जाएगी, तो याद रखिएगा इसकी सीमा है राजाखेड़ा, है ना, धौलपुर। और राजाखेड़ा से आगे सीमा लग जाती है यूपी के इटावा की। तो आप यहां से चलो, ऐसे लिखते चले, राजाखेड़ा, राजाखेड़ा से ये नदी जाएगी आगे, तो कहाँ जाएगी, इटावा। इटावा अपने कहाँ है, यूपी का इटावा। इटावा का भी एक जगह है मुरादगंज, और मुरादगंज में भी जगह है मुरादगंज और भरेह, भरेह, और भरेह से भी ये चरकपुर, और चरकपुर से ये नदी यमुना में मिल जाएगी। ऐसे यमुना में मिल जाएगी। इतनी जगह याद होनी चाहिए आपको। चलो वापस से एक बार, नदी निकली कहाँ से, तो जनापाव की पहाड़ियां, शिगार चोटी, वाचू पॉइंट, एमपी, महू, इंदौर, महू। वहां से इंदौर से धार, धार से फिर उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, नीमच से 84 गढ़। चित्तौड़ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और राज्य के 6 जिलों में बहती है। गीत गाओ। चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से भरे, भरे से चरकपुर, चरकपुर से यमुना। इतना करना है। तो इटावा, मुरादगंज, भरे, चरकपुर। देखो यूपी मुरादगंज, इटावा आएगा, इटावा में मुरादगंज, वहां भरती है चरकपुर और यमुना। ऐसे तो ये क्या पता आपका मिलन बिंदु सिर्फ चरकपुर ही आ जाए कि कहाँ जाकर के मिलती है, चरकपुर में। चरकपुर नहीं हो ऑप्शन में तो भरे होगा, भरे नहीं है तो फिर मुरादगंज होगा, मुरादगंज नहीं है तो इटावा होगा, और इटावा भी नहीं है तो यमुना होगा। इनमें से कुछ भी आ सकता है ना। अब ये पढ़ाई कैसी रही है, विस्तृत अध्ययन। शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती। जितना जल्दी आपके समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है, अन्यथा देखो नौकरियों के हाल तो 25 लाख फॉर्म में से मात्र 54,000 की नौकरी लगेगी, पानी पिलाने की, फाइल लाने की, जिसको आप 4th ग्रेड ऑफिसर बोल रहे हो। बाकी 24.5 लाख विद्यार्थी निराश होकर के कहाँ बैठेंगे, घर। क्यों, पेपर उनका भी कैसे आया था, डेप्थ में उतरना पड़ता है। तो आप तो पहले से ही उतर रहे हो, तो खुश होकर के बोलिए। चलिए मेरे साथ वापस। विंध्याचल पर्वतमाला, एमपी, इंदौर, महू, जनापाव की पहाड़ियां, फिर उसमें भी
शिगार चोटी वाचू पॉइंट से निकलती है, इंदौर से धार, धार से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, नीमच से चित्तौड़गढ़ में 84 गढ़ अपने राज्य में प्रवेश करती है, और फिर चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से भरे, भरे से चरकपुर, चरकपुर से यमुना। इसकी लगभग लगभग वैसे तो 965 किलोमीटर की लंबाई है, कहीं कहीं आप इसको 1051 किलोमीटर भी देखते हो, लेकिन उसमें से राजस्थान में कितनी है? 135 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। हाँ, राजस्थान के अंदर 135 किलोमीटर ये बहती है, उसके बाद तो ये 241 किलोमीटर की इधर सीमा बनाएगी, ये जिसको अपन सपाड़ बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसे याद करना है, देखो क्या करोगे, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से भरे, भरे से चरकपुर, चरकपुर से यमुना। 965, आप इसको 66 कर लो तो भी चलेगा, 966 भी बोलने में ठीक है। 966, 135, 20.90 ये इसका अपवाह क्षेत्र है प्रतिशत में, तो ये भी अपने को याद करना पड़ता है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 20.90। तो अपना गाना यहाँ पर क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। गीत गावे, चलो स्टार्ट करें वापस। अरे चंबल आज ही पढ़नी है, आज के बाद बार बार चंबल को नहीं पढ़ना है। चंबल नदी अपने विंध्याचल पर्वतमाला के इंदौर में महू की जनापा पहाड़ियों की शिगार चोटी के वाचू पॉइंट से निकलती है। इंदौर से धार, धार से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, नीमच, 84 गढ़ चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से भरे, भरे से चरकपुर, चरकपुर से यमुना। 966, 135, 20.90 यहाँ तक अपना गीत पूरा होता है। आज आप कहीं पे भी जाएं आए, ये गीत आपको बार बार गाना है। गा देंगे ना? हाँ गाएंगे। 20.90 ऐसे। अब देखो, ये सवाई माधोपुर से लेके धौलपुर तक, ये मैंने बनाई है ना, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक ये सीमा बनाती है। तो यहां से सवाल आता है कि ये नदी अंदर जो बह रही है वो तो 135 किलोमीटर ही है, और 241 किलोमीटर की ये सीमा बनाएगी यहाँ पे। 241 किलोमीटर की सीमा, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है सवाई माधोपुर के पलिया से, यही सवाल आता है। यहीं पे पार्वती नदी मिलेगी। सवाई माधोपुर के पलिया से धौलपुर के पिनाहट तक, धौलपुर के पिनाहट तक ये क्या बनाती है? 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और ये सवाल न केवल आईएमपी, वेरी आईएमपी। चलिए, धौलपुर में सीमा बनाती है ना नदी, तो कैसे करेंगे? पलिया टू पिनाहट, पलिया टू पिनाहट। धौलपुर के आगे एमपी की बॉर्डर पर ही है पिनाहट, है ना। तो सवाई माधोपुर के पलिया से धौलपुर पिनाहट तक ये 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है, बनाती है, बनाती है। याद हो गया इतना? ये रही हमारी विंध्याचल पर्वतमाला, ये रहा हमारा इंदौर, इंदौर से धार, धार से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, नीमच से फिर हम प्रवेश कर चुके हैं
84गढ़ चित्तौड़। ठीक है, अब चित्तौड़ से ये दक्षिण दिशा से आती है नदी और उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर जाएगी, तो ये हो गया हमारा चित्तौड़। चित्तौड़ से ये नदी, इधर कलर चेंज कर लेते हैं, आ गई यहाँ तो। चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, ये रहा माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से यमुना। एक मिनट है ना, ये अपनी क्या हो गई, यमुना। तो यहाँ अपन लिखेंगे ऐसे, ठहरना आप, है ना, इतनी बड़ी बनाओ, इतना ही फ्लो है इसके अंदर। तो यहाँ अपन चलेंगे धौलपुर से इटावा, इटावा से, इटावा लिखेंगे इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से भरे, भरे से चरकपुर, चरकपुर से यमुना, चरकपुर। 966, 135, 20.90। ओहो, गीत हमारा कंप्लीट। ये हमारी नदी है चंबल, जो एमपी से निकलते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और ऐसे करके बहती है। कंप्लीट हो गई बात, यहाँ पर बोलो हो गई, ऐसे मिल गई। सपोज करना पड़ेगा, याद करने के लिए ऐसे ही करना है अपन को, है ना। और फिर से देखो, ये नदी को आप आराम से ले जाओ, ये लिखा हुआ मिटाऊंगी नहीं, ये बीच में कल्पना कर लेना कि ये पानी है। ठीक है, ये पानी, ये हमारी, ओके। यहां मैं बना देती हूं जनापाव की पहाड़ियां, शिगार चोटी और ये बाछू पॉइंट। ठीक, अब अगला सवाल उठता है कि ये यहां तक तो चलो हमको याद हो गई, लेकिन ये माधोपुर से देखो भाई, ये माधोपुर से लेकर के मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ यहाँ पे। ये अपना माधोपुर से धौलपुर तक ये क्या बनाती है, तो ये 241 किलोमीटर की सीमा बनाएगी। 241, पलिया टू पिनाहट, पलिया टू पिनाहट, ये याद करना है आपको, है ना। और इसके बाद चलते हैं अपन इस नदी की सहायक नदियां। राजस्थान में तो खैर याद करेंगे ही, लेकिन एमपी में अगर देखिए ना अपन, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले शिप्रा, रेतम, सिवान, ये इसकी क्या हो गई, सहायक नदियां इसकी एमपी में, है ना। शिप्रा, रेतम, सिवान, ये एमपी में इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल को राजस्थान में कई कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो ये राजस्थान की गंगा है, ये चंबल। आप देखो इधर नाम देखते हैं अपन, राजस्थान की गंगा, स्पेशली मावल की गंगा, मालव की गंगा, मालव की, मालव प्रदेश है ना, मालव की गंगा, ये सदा बहती है, इसलिए ये सदा नीरा है, सदा नीरा। इस सदा नीरा को दूसरे रूप में नित्य वाहिनी बोल सकते हैं। और नित्य नित्य करके ये 12 ही महीने बहती है, इसलिए ये 12 मासी है, 12 मासी। और 12 महीना पानी देती है, इसलिए ये कामधेनु गाय की तरह है, जो सतयुग में कभी भी दूध निकालो रेडी, तो ये पानी देने के लिए जानी जाती है। इसे चर्मण्यवती नाम से भी जाना जाता है। ये सब इसके उपनाम, और इसमें से भी सवाल बन जाता है। तो इतना सा अपन को याद करना है, क्या क्या है। रोज बहती है, सदा,
सदा का मतलब नित्य, नित्य से 12 महीने, और सदा बहती है इसलिए इसे कामधेनु कहते हैं। ये राजस्थान की गंगा जैसी है। इसे मालव प्रदेश अपना जानते हो ना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एरिया, झालावाड़, ये सब क्या कहलाता है? मालव प्रदेश ही कहलाता है। तो मालव प्रदेश की क्या हो गई? ये गंगा प्रवेश कर रही है और राजस्थान में आ रही है, वापस यूपी में जा रही है। इतना आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बारे में ऐसे याद करना है कि अब ये नदी राजस्थान के अंदर आई है। 966 में से 135 किलोमीटर बह रही है हमारे यहाँ पे, 241 किलोमीटर की सीमा बना रही है ये। तो अब इसको देखें, ये क्या और बड़ी बात करती है। तो सतही जल के हिसाब से, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, ये सवाल आता है, क्योंकि ये राजस्थान की बड़ी नदी तो नहीं कहला सकती है, क्योंकि इसका उद्गम एमपी से होता है और जाती ये यूपी में है। लेकिन इसकी विशेषता है कि इसका पानी सरफेस पे ही मिल जाता है, सतही दृष्टि से जल उपलब्ध करा देती है ये नदी। तो सतही जल की दृष्टि से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और वैसे यदि देखो तो जल उपलब्धता के आधार पर ये राज्य की दूसरी बड़ी नदी है, क्योंकि पहली नदी कौन सी है? माही है। ठीक है, तो आप ये बात भी याद रखिएगा, नहीं तो इतना याद रखो, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर में नामित है, एकमात्र नदी है ये विश्व धरोहर सूची में नामित नदी। इतना याद होगा। अब इस नदी का वर्णन कालिदास जी ने भी किया अपने रचना मेघदूत में। यहां से सवाल बनेगा आपका क्या क्या कि सबसे पहले कोटा में चंबल नदी के किनारे चंबल गार्डन स्थित है, लेकिन इससे पहले जब ये 84गढ़ में प्रवेश करती है तो भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर इसमें क्या है, एक नदी आकर के मिलती है, बामनी नदी। और बामनी के मिलने के बाद ये चंबल नदी राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात का निर्माण करती है। तो वापस चलते हैं अपन, अब आ गए अपन पढ़ाई पे। तो एक बार फिर से अपन यहाँ ऐसे बना लेते, बनाना तो पड़ेगा, और इसको ऐसे बहवा लेते नदी को। ये जा रही है हमारी नदी और ऐसे बहती 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 इसको ऐसे बहवा देते हैं। और ये नदी क्या करेगी, ये नदी यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, अब इस नदी पर ओके रीना जी बिल्कुल करते हैं, थोड़ी देर रुकिए। तो जैसे अपन यहाँ क्या कर रहे हैं कि कोटा की बात करेंगे अपन, सॉरी चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, भैंसरोडगढ़ एक स्थान आएगा, भैंसरोडगढ़ स्थान आएगा। कर ही लेते हैं अपन, रुको थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, टूल्स कहाँ है यहाँ, ये रहे, टूल्स पर जाएंगे, इस पे तो व्हाइट बोर्ड आएगा ना। नहीं बेटा, बोर्ड इन सॉलिड कलर। आओ आपके लिए कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या रंग बिरंगे में ही अच्छी लगती है। पहाड़ियां तो मैं ग्रीन में ले लेती हूँ क्योंकि ऐसी होती है। ठीक है, और ये अपन ले लेते हैं कौन सा, पानी का कलर। चलो, नदी को निकाल दिया अपनों ने। बहुत अच्छे से याद करना आप, ये चीजें ढंग से समझ में भी आएगी। ये अपनी चंबल नदी। अब देखो आप, ये वापस मिला देते हैं अपन किस में, यमुना में मिला देते हैं, ये यमुना नदी। ठीक, लो अब यहां से चलिए
स्टार्ट करते हैं। ये वाला बना लेते हैं कि ये जो चित्तौड़गढ़ में ये भैंसरोडगढ़ जो जगह आएगी ना, ये यहाँ पे ये किसका निर्माण कर देगी, तो बामनी नदी आकर के मिलेगी इसमें। और ये राज्य का सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात यानी वाटरफॉल बनाएगी। कितने मीटर, ये सवाल आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो चलो स्टार्ट करो। यहाँ से ये नदी कहाँ, भैंसरोडगढ़ में। भैंसरोडगढ़ थोड़ा बड़ा करें, भैंसरोडगढ़ के अंदर ये चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। फिट की बात करेंगे तो 54 फिट आएगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 18 मीटर ऊंचा राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी के मिलने के बाद, बामनी नदी मिलती है उसके बाद ये बनाती है। आप देखो दक्षिण से ये उत्तर की ओर बह रही है नदी, थोड़ा ऊपर की तरफ ही। तो ये ऐसी प्रमुख नदी है राज्य की जो दक्षिण से कहाँ बहती है, उत्तर की ओर। फिर ये कोटा से किधर हो जाती है, तो उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा हो जाती है, क्योंकि लास्ट में पूर्व में ही जाके अपना यूपी है ना, तो याद रखना पूर्व की तरफ। अब ये नदी क्या करेगी, इस पर कुछ परियोजना है, चंबल परियोजना है, जिस पर जिनके अंतर्गत बांध बनाए गए हैं नदी पर, उनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना जो एमपी और राजस्थान की 50-50% के अनुपात में ये योजना है, और इसके अंतर्गत कितने बांध बनाए गए, तो आप 3 ही करो, लेकिन बनेंगे वैसे कितने, 4। लेकिन करते हैं चौथा, अपन कोटा बैराज को देख लेंगे। चरण 3 होंगे, है ना। तो प्रथम चरण पे कौन सी बनेगी, मैं आपको यहाँ व्हाइट दिखेगा इसलिए व्हाइट करा देती हूँ। ये प्रथम चरण चंबल नदी घाटी की बात कर रहे हैं अपन, तो ये करेंगे पहले। तो प्रथम चरण के अंदर क्या बनेगा अभी देखते हैं। यहाँ पे बनेगा अपना द्वितीय चरण, ये द्वितीय चरण कर लेते हैं, और फिर तृतीय चरण भी बना लेते हैं। हालांकि इतना दूर दूर मत जाना, माधोपुर तक पहुंच जाओ, ये सब कोटा तक की खत्म है, पर मैं याद कराने के लिए इतनी लंबी जगह ले रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कहीं अपना मैप बना लो और कह दो मैम यहाँ तो धौलपुर आ रहा था तो धौलपुर तक हमने बना लिया, ऐसा नहीं करना है ना। तो याद करने के हिसाब से ये 3 अपनों ने परियोजना बनाई। देखो सबसे पहले ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण। तो ये चंबल घाटी परियोजना एमपी प्लस राजस्थान कितना अनुपात है, 50-50% की। ठीक है, इसके अंदर पहले चरण में क्या बनाया गया है, तो प्रथम चरण के अंदर बांध बना है कौन सा, गांधी सागर। गांधी सागर, मैं यहाँ पे केवल गांधी लिखूंगी, समझ जाओगे। गांधी सागर, सागर लिख देती हूँ लो। और इसी पहले चरण में बना है कोटा बैराज। कोटा बैराज ये याद रखना है, पहले चरण में ये बन गए। दूसरे के ऊपर बात आई, दूसरे चरण में तो क्या बनेगा, तो एमपी में ये गांधी सागर बांध है, राजस्थान के अंदर नहीं है, लेकिन अब राजस्थान, ये चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर। और फिर हम प्रवेश करेंगे तो हमारे राणा प्रताप सागर आएगा कहाँ, राणा प्रताप सागर द्वितीय चरण में हो जाएगा राणा प्रताप सागर, तृतीय चरण में हो जाएगा जवाहर सागर। ये सवाल पूछा जाता है और आपको ऑर्डर याद करना पड़े कि पहले कौन सा बांध। तो आपको मैं एक ट्रिक देती हूँ, गांधी को राज, किसका राज है, गांधी को राज है भैया। तो सबसे पहले गांधी सागर, फिर आप कर लोगे कोटा बैराज, फिर आपके राणा प्रताप सागर, और फिर आप कर लोगे जवाहर सागर। ये मैं मिटा दूंगी, इतना याद हुआ।
कि सबसे पहले गांधी सागर बांध कहाँ है, तो आपने रामपुर, भानपुर पठारों के मध्य मंदसौर एमपी में स्थित ये चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध, ये इसकी विशेषता आएगी, सबसे बड़ा बांध है किस पर, चंबल नदी पे। इशू ये नहीं है कि ये राजस्थान में है कि एमपी में, इस नदी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा गांधी सागर आएगा, जहां पर लगभग 115 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है। गांधी को राज कर लिया ना, तो ऑप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। गांधी को राज, पहले गांधी सागर, फिर कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर बांध बना हुआ है। यहां तक आप कंप्लीट हैं सभी। अब गांधी सागर सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान में कौन सा बड़ा है, तो भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर है ना, अपनी भराव क्षमता की दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध ये है। और कोटा बैराज की जहां तक बात करें अपन, तो ये कोई, कोटा बैराज से कोई भी विद्युत उत्पादन नहीं होती, ये केवल और केवल क्या है, किसके लिए बनाया गया है, तो आप कहेंगे केवल सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो अब यहाँ बनी इसमें है, लेकिन मैं छोटा सा यहाँ बना देती हूँ। ये लो, ये कोटा बैराज है ना। तो कोटा बैराज में क्या करोगे, ऐसे मत सोचना यहाँ तो लिख रखा, आप दोनों बांध चिपके हुए थोड़ी होंगे, वो तो परियोजना बताई कि भाई प्रथम चरण में कौन कौन से बने। तो यहाँ जो ये बांध है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोटा बैराज, ये बहुत अच्छा सवाल। एक तो सिंचाई के लिए बना है, केवल सिंचाई के लिए। दूसरा बना है कि इसका कैचमेंट एरिया ज्यादा है, कैचमेंट क्षमता, कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण की क्षमता इसकी सर्वाधिक है। तो कैचमेंट एरिया क्या है इसका, सर्वाधिक। कल आपने जल ग्रहण देखा ना, तो ऐसे सवाल आता है कि कैचमेंट एरिया की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या करोगे, कोटा बैराज। और वैसे भराव क्षमता की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, भराव क्षमता और कैचमेंट कैसे, भाई पानी का सोर्स अगर अधिक है तो वो जल ग्रहण क्षमता हो गई, वो किसकी, कोटा बैराज की। लेकिन भराव क्षमता, जैसे एक तो थाली में पानी और एक तपेली अंदर जो पेंदा ज्यादा हो, तो भरेगा भी ज्यादा ना थाली की अपेक्षा। तो भराव क्षमता की दृष्टि से तो हमारा राणा प्रताप से बड़ा कौन हो सकता है, तो ये याद करना आप, राणा प्रताप सागर बांध अपने रावत भाटा चित्तौड़ के अंतर्गत है। और कोटा बैराज की आप बात करोगे तो बोरावास नाम आएगा, बोरावास, आप जवाहर सागर, बोरावास, और उससे आगे कोटा बैराज बांध केवल सिंचाई के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा, कोटा बैराज जो बांध है उससे दो नहरें निकाली गई है। एक नहर तो बनी है दाई, मैं इसका कलर ऐसा ले लेती हूँ, दाईं ओर से नहर और बाईं ओर से नहर, ये नहरें हैं, नाम याद रखना है इनका। वैसे चंबल नदी पर ये नहरें निकाली गई है दाईं और बाईं। तो आप एक सवाल पढ़ते हो, ये नहरें हैं कोटा बैराज से सिंचाई के लिए, तो बाईं नहर किधर और दाईं नहर किधर, तो ये सवाल बनता है कि सिंचाई के लिए कोटा बैराज से जो दो नहरें निकाली गई है वो दायां बायां आप देख लेंगे, बायां और दायां। तो कोटा बूंदी की तरफ क्या हो जाएगा, बायां लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ हो जाएगा कोटा और बारा नीचे की तरफ ही है। तो ऊपर याद रखेंगे कोटा बूंदी है ना, बायां के भी याद कर लो, उधर के भी आएगा, एक में 12 है एक में बूंदी है, पर बायां किधर है तो बूंदी की तरफ है, और दायां किधर है तो दायां बिल्कुल इधर राइट साइड में ही है, फिर तो मिल रही है ना। ऐसे याद करो, दो नहरें निकाली गई। हालांकि चंबल नदी पर 10 लिफ्ट नहरें अपन सिंचाई परियोजना में पढ़ेंगे, कितनी है, चंबल नदी पर 10 लिफ्ट नहर बनी हुई है, 10 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से क्या होगा, कितनी कितनी कहाँ है, तो ये संख्या यदि याद करनी हो तो 10 लिफ्ट नहरों में से 6 तो कहाँ हो गई, 12 के अंदर ही है, 10 है ना, तो 6 हो गई कहाँ, 12 के अंदर, 2 हो जाएगी कोटा के अंदर, कितनी हो गई 8,
और 8 और ये एक एक हो गई आपके करौली और सवाई माधोपुर में, करौली और सवाई माधोपुर में। ऐसे 10 नहरें पढ़ेंगे अपन। तो चंबल नदी पर 10 नहरें हैं ना, उनमें से हम बात कर रहे हैं कि कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई है, कोटा बूंदी की तरफ बाई और दाई हो गई कोटा बारा की तरफ। ठीक है, 10 लिफ्ट नहरों में से हम कोटा बैराज की 2 कर रहे हैं। ठीक है ना। आप इन चारों बांध को पढ़ने के बाद एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद करनी है सबसे, कि अब इस नदी की विशेषताएं देखें तो ये नदी जब बहती है तो बहुत इरोजन करती है, और जब ये इरोजन करती है तो बेडलैंड बनाती है, जिसको अपन कहते हैं उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है ये नदी। यहां तक कंप्लीट हो तो ये देखो, उत्खात स्थलाकृति बनाएगी, इसका मतलब होता है ये बेडलैंड का निर्माण करेगी। और बेडलैंड के अंदर हम देखें तो डांग आएगा, डांग के बाद हम नाम देखें तो बीहड़ आएगा, बीहड़ के बाद कंदराएं हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, तो ये सवाल है, अपना आंसर है सवाई माधोपुर के अंदर है। डांग की रानी आप करौली को जानते हो, डांग का राजा धौलपुर है, तो करौली धौलपुर इनमें ही है डांग। बीहड़ सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप सवाई माधोपुर करेंगे, अन्यथा पलिया से पिनाहट तक बेडलैंड ही है। कंदराएं कोटा के अंदर भी है, ये भी आप याद रखें। ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करके उत्तर की तरफ बढ़ती है, फिर ये नदी उत्तर पूर्व की तरफ बहने लग जाती है। ये चीजें आपको याद करनी है। अभी आपने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया, उसमें देखा है कि कैसे सोम नदी के बारे में पूछा गया है, तो चंबल नदी के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। अब इस नदी की विशेषता क्या है कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप बात कर लो कि यहाँ पर गांगेसूस डॉल्फिन का नाम आता है। मैं आगे चलती हूं, इस पे ये ले लेते हैं। इसके अंदर एक तो चंबल गार्डन आपको याद करना है, हैंगिंग ब्रिज की भी अपन बात करेंगे, लेकिन चंबल गार्डन बना हुआ है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा अपन करते हैं इसमें गांगेसूस नामक क्या है, जलीय जीव है, डॉल्फिन जैसे ही डॉल्फिन। ये एक नेत्रहीन स्तनपाई जीव है, स्तनपाई मतलब मेमल है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को किया गया ना, याद रखना। और वैसे इसे गंगा टाइगर के नाम से भी जानते हैं, गंगा टाइगर। तो नाम आ जाए, गांगेसूस किस में पाया जाता है भाई, हमारी चंबल में भी है, ये जीव है महत्वपूर्ण। और यहाँ का मुख्य जीव घड़ियाल है। घड़ियालों को संरक्षण देने के लिए हमारे देश का ही पहला, आप ऐसे बोल दो तो नदी सेंचुरी या रिवर सेंचुरी कहाँ बनी हुई है, तो नदी अभ्यारण्य, आप ऐसे बोल दो, रिवर सेंचुरी नदी अभ्यारण्य। नदी अभ्यारण्य किसके लिए, घड़ियाल के लिए। चंबल नदी में पाए जाते हैं ना घड़ियाल। और ये किस किस का संयुक्त है, तो तीनों का ही है। एमपी भी है, एमपी है, यूपी है और राजस्थान है, तीनों का संयुक्त बना हुआ है। ठीक, देश का पहला रिवर सेंचुरी या फिर आप क्या कह दोगे, नदी अभ्यारण्य बना हुआ है। ये चंबल नदी की विशेषताएं बहुत सारी आती है। ये क्या गहरे गार्ज बनाती है ना, गर्त जिसको अपन बोलते हैं, उनमें भी ये रैपिडली बहती है, इसलिए इसे वाटर सफारी कहते हैं। तो ये नदी कैसी है, वाटर सफारी, ये सवाल है, वाटर सफारी है ये नदी। ये गहरे गार्ज में भी, गोर्ज बनाती है ना, उनमें भी तीव्रता से बहती है, जेंटल नहीं होता इसका फ्लो, है ना। फिर आप देखो आगे,
इतनी तो लाइनें अपन को करनी है। और भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि ये नदी जब बहती है तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा ये जैसे गॉर्ज बनाती है ना, गॉर्ज मतलब घाटी नुमा आकृति बनाती है। तो ये कहाँ सबसे ज्यादा, ये नदी कहाँ तो गहराई लिए हुए हैं, कहाँ चौड़ा पाट बनाती है राजस्थान में, और कहाँ ये सकरा एक ऐसा गोर्ज बनाती है। तो ये चंबल नदी जब भैंसरोडगढ़ से कोटा तक बहती है ना, तो बहुत नैरो होती है, ये संकीर्ण। इसको फिर अपन मैप में बनाएंगे। भैंसरोडगढ़ से कोटा तक ये संकीर्ण घाटी में बहती है। संकीर्ण मतलब नेरो है ना, संकीर्ण घाटी में बहती है। और ये बूंदी के पास जब जाएगी तो बूंदी में एक जगह है केशोरायपाटन। केशोरायपाटन नाम सुना है ना। केशोरायपाटन के अंतर्गत ये नदी अपना पाट चौड़ा करती है। पाट इसका चौड़ा होता है बहने का, और गहराई भी इसकी ज्यादा होती है। कहाँ पर? बूंदी में। अगर ऐसे पूछा जाए ना और देखा जाए तो वास्तव में ये नदी जो बहती है वो बूंदी है। ठीक है, तो चंबल नदी की गहराई कहाँ है? केशोरायपाटन में। और ये वैसे चंबल से कोटा तक तो बिल्कुल एक संकीर्ण गोर्ज में बहती है। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे नदी का? अब ये नदी तो ठीक है, आपने कर लिया कि भाई ये यहाँ से निकलती है, वहां जाकर के मिलती है, पर आपने इस पे देखा कि चंबल गार्डन बना हुआ है। गार्डन के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोटा नदी पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, झूलता हुआ पुल। ये हमारे राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज है। आप जानते ही होंगे दूसरा भी तैयार हो रहा है दक्षिणी दिशा में। तो पहला हैंगिंग ब्रिज ये हमारा है जो 6 लेन का है और 1.40 किलोमीटर ये लंबा है। और लेकिन इसका सवाल अभी हाल ही के एग्जाम में जो आपने 4th ग्रेड का दिया है, सबसे पहला सवाल आया था कि ये ब्रिज कौन से नेशनल हाईवे से गुजरता है। याद रखिएगा, हैंगिंग ब्रिज की बात कर लेती हूं। ये है यहाँ हैंगिंग ब्रिज हमारे राज्य का पहला है, और ये जिस NH से गुजरता है वो 76 है, जिसका नाम आप 27 नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। अब ऐसे पूछ लेते हैं तो आप डिटेल तो पढ़ेंगे ही सही कि इस ब्रिज का निर्माण गेमन इंडिया कंपनी, हुंडई कंपनी, इनके द्वारा किया गया था। और वैसे 2009 में जब पुल बन रहा था तो हादसा हुआ था ना, हादसे में फिर जांच कमेटी बैठी तो जस्टिस का नाम पूछ लेते हैं, निर्मल जी। सिंह कमेटी ये जो बनी हुई थी, इसको भी आप बहुत ध्यान से ही लेके चले। चंबल नदी को थोरो रूप से पढ़ना है कि सवाल कुछ भी पूछ ले तो आपका गलत नहीं हो। फिर इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद नदी पर सवाल उठेगा कि नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, कौन सी इधर से दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। तो वैसे आप याद रखना, प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसमें पार्वती नदी को काली सिंध से, चंबल को बनास नदी से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है ही है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है। ये सब चीजें आप आराम से पढ़ेंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये नदी क्या त्रिवेणी बनाती है? बिल्कुल बनाती है। अपन करेंगे इसका जब सहायक नदियां पढ़ेंगे ना तब डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ हल्का सा चर्चा कर लेती हूँ। ये त्रिवेणी बनेगा। क्या है त्रिवेणी के अंतर्गत भाई? तो सवाई माधोपुर के रामेश्वर में उधर से तो आएगी बनास, इधर से मिलेगी नीचे से सीप, तो चंबल, देखो चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियां मिलकर के क्या बनाएगी? त्रिवेणी का निर्माण करेगी। सवाई माधोपुर खंडार के पास त्रिवेणी बनेगी, रामेश्वर के निकट, जो मीणाओं का कुंभ कहलाता है।
और परशुराम जी की तपोस्थली भी मानी जाती है। तो सवाई माधोपुर के खंडार के पास रामेश्वरम स्थान के पास में ये त्रिवेणी बनाएगी, ये अपन को याद करना है। सहायक नदियों में हम बार बार आएंगे तो और अच्छी याद हो जाएगी। तो ये मुख्य बात किसकी थी? चंबल नदी की, जो आपने देखी। फिर से देखो, आप एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं ताकि थोड़ा यूं रहे कि हमने नदी पढ़ी तो आज हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। आओ, चंबल नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ियों की सिगाड़ चोटी के वाचू पॉइंट से इंदौर महू, इंदौर से धार, धार से फिर उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, राजस्थान में चित्तौड़ के 84गढ़ से ये नदी प्रवेश करती है, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा, इटावा से मुरादगंज, मुरादगंज से भरे, भरे से चरकपुर, चरकपुर से यमुना। 966, 135, 20.90 इतना बोल दोगे ना। पलिया से पिनाहट तक 241 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है एमपी राजस्थान के बीच, जिसे अपन सपाड़ बोलते हैं। इसको सदा नीरा, नित्य वाहिनी, बारामासी, कामधेनु, चर्मण्यवती, राजस्थान की गंगा, मालव की गंगा नाम से जाना जाता है। ये नदी कैसी नदी है कि इस पर चंबल नदी घाटी परियोजना है 3 चरण में। पहले चरण में गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है, इसी में कोटा बैराज बना था। फिर सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर, जो राजस्थान में सबसे बड़ा भराव क्षमता की दृष्टि से बड़ा बांध है। फिर जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बैराज। तो कोटा बैराज को केवल सिंचाई के लिए बनाया गया, जिसमें 2 नहरें निकाली गई है। चंबल नदी पर 10 टोटल लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से 6 तो 12 में ही है, 2 कोटा, 1 सवाई माधोपुर, 1 करौली, आगे चल के अपन पढ़ेंगे। ये नदी 84गढ़ चित्तौड़ में बामनी नदी के मिलने के बाद भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर ही लगभग आगे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे अपन चूलिया जलप्रपात का नाम दिया। 18 मीटर ऊंचा, 54 फीट ऊंचा। तीनों के बाद आपने देखा कि ये सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट त्रिवेणी बनाती है, बनास और सीप के मिलने के बाद। इस नदी की विशेषता ये देखी कि ये संकीर्ण घाटी में कोटा तक बहती है, उसके बाद बूंदी में ये अपनी गहराई बढ़ाती है, पाट को चौड़ा करती है। उसके बाद ये 135 किलोमीटर प्रॉपर बहने के बाद तो सीमा बना लेगी एमपी और राजस्थान की। इसके अंदर चंबल गार्डन देखा, हैंगिंग ब्रिज अपनों ने देखा, गांगे सूस अपने ने जीव देखा, सतही जल की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है राजस्थान में, ये देखा। ये बेडलैंड का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, तो डांग है करौली करोगे, और बीहड़ है सवाई माधोपुर करोगे, कंदराएं है कोटा के अंदर करोगे। ये घड़ियालों के लिए एक नदी अभ्यारण्य भी है, जो एमपी यूपी राजस्थान का आप करोगे। इतनी सारी चीजें यदि आप चंबल पर बोल पाए तो आप समझो, तो क्या समझोगे कि चंबल का इंट्रोडक्शन अपन को याद हो गया।